गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 15 ऑफ योर यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इससे पहले बेटा हमने कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा था कि आप किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो। तो वो हमने निकाला था विद रिस्पेक्ट टू शी। तो आज हम करेंगे अपना कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि आप नॉन स्टैंडर्ड जब कंडीशन होगी तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे किसी भी सेल के लिए। ठीक है बेटा। तो अब तक हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन थी वो 3 कंडीशन थी। तो कौन कौन सी कंडीशन थी? फर्स्ट वन इज टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होना चाहिए, यानी कि हम निकाल रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालेंगे वो विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि नर्नेस्ट ने कैसे ये इक्वेशन डिराइव की। तो बेटा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, दैट मीन्स आपकी हर एक कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका टेम्परेचर 298 से कुछ भी अलग होगा, ऊपर या नीचे। प्रेशर की जो कंडीशन है जो कि हम 1 atm ले रहे थे स्टैंडर्ड में, वो 1 atm के बराबर नहीं होगी। एंड द थर्ड कंडीशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि 1 कैपिटल M के बराबर थी, वो भी यहाँ पे 1 कैपिटल M के बराबर नहीं होगी। तो जनरली अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर अलग होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन से एक भी कंडीशन अगर अलग होती है, मान लो टेम्परेचर 298 ही रहेगा, प्रेशर आपका 1 atm ही रहेगा, बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो जाता है, 1 कैपिटल M ना होके कुछ ऊपर या नीचे हो जाता है, तो उस केस में भी जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा बेटा वो नॉन स्टैंडर्ड ही आएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड से अगर थोड़ी बहुत भी कंडीशन चेंज होगी तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी वो भी अलग निकलेगी। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आप तीनों ही कंडीशन को आप नॉन स्टैंडर्ड ही लो, यानी कि स्टैंडर्ड के इक्वल ना लो। अगर एक भी कंडीशन अगर चेंज होती है तो भी जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पर्टिकुलर सेल की वो चेंज ही आएगी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि ये तीनों ही नॉन इक्वल है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी क्या है? टेम्परेचर कुछ अलग है 298 से, प्रेशर भी कुछ अलग है और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ अलग है। बट इनमें से एक भी अलग हो सकती है, दो भी अलग हो सकती है, तीनों भी अलग हो सकती है। तीनों ही कंडीशन आपकी नॉन स्टैंडर्ड की ही रहेंगी। तो बेटा हम आज ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कुछ फिजिक्स के फॉर्मूले यूज करेंगे जो कि ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है। तो अब तक हमने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था वो किसका निकाला था? आपकी गैल्वेनिक सेल का निकाला था, यानी कि हम गैल्वेनिक सेल जो कि मैंने बाद में बताया था उसको आप डैनियल सेल भी बोलते हो, तो हम डैनियल सेल पे वर्क कर रहे थे। तो हमने देखा था कि जो आपका डैनियल सेल है, आप किस पे वर्क कर रहे थे? डैनियल सेल पे वर्क कर रहे थे बेटा। और वहां पे क्या थी आपकी रिएक्शन कैसी हो रही थी सेल में? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी वहां पे। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, आपको कुछ एनर्जी देनी ना पड़े सिस्टम को, आप सेल में कुछ भी कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, वो केमिकल जो सेल में केमिकल्स हैं वो अपने आप ही रिएक्ट कर रहे हैं। यानी कि जब आप मतलब खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स कि उस सेल में कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन बाय द सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? वर्क डन बाय द सेल कैसे लिख सकते हो? W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय V। Q क्या है कि आपका कितना चार्ज या मैं कहूं कितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो हो रहे हैं, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो हो रहे हैं। और V क्या है? उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण कितना आपका पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। V क्या है? यहाँ वोल्टेज है
ठीक है। तो वोल्टेज आपका किसका रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल को। तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण आपका कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यू कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो बेटा आपको पता है कि आपका सेल डैनियल सेल है, तो डैनियल सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो डैनियल सेल हमने किसका लिया था कि एनोड पे आपका क्या था, हमने कौन कौन से इलेक्ट्रॉन लिए थे, एनोड पे जिंक इलेक्ट्रॉन लिया था, कैथोड पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लिया था। तो आपका एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड पे आपकी हो रही थी ऑक्सीडेशन, वहां पे क्या हो रहा था, जो जिंक है, जिंक मेटल जो है वो क्या कर रहा था, Zn2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। तो अगर यूनिटरी मेथड से पढ़ो इसको, या मैं कहूं स्टाइक्योमेट्री फॉर्म में अगर इसको पढ़ो, तो आप कह सकते हो 1 मोल ऑफ Zn विल गिव 1 मोल ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन एंड लूज 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक Zn एटम ने क्या किया है, 1 मोल ऑफ Zn एटम ने क्या किया है, 1 मोल ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस बनाए हैं, सॉल्यूशन में रिलीज किया है, साथ ही साथ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज किया है। ये जो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वही 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड पे जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कैथोड पे क्या हो रहा था बेटा, कैथोड पे हमारा हो रहा था रिडक्शन, वहां पे क्या हो रहा था, Cu जो 2 पॉजिटिव आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर मेटल में। तो अगर आप इसको भी पढ़ो यहाँ पे, तो आपका क्या है, 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस विल एक्सेप्ट 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन will and give 1 मोल ऑफ कॉपर मेटल, 1 मोल कॉपर मेटल का देंगे, 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल ऑफ Cu में। तो हमने देखा था, मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ाया था, जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था आपका 96500 कोलम, जो कि मैंने आपको बताया था 1 फैराडे के इक्वल होता है 96500 कोलम। अब बेटा आपके यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 96500, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो 2 फैराडे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है जब हमने डैनियल सेल लिया है, बट सेल तो आपका कोई सा भी हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा हो, या फिर क्या बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो। तो अगर ऐसे सेल के लिए हम लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो हम कंसिडर कर सकते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग, अगर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि हम कोई सा भी सेल ले सकते हैं, हम एक जर्नल इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हमेशा ही डैनियल सेल मिले, और भी कोई सेल मिल सकता है, तो उसमें हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो उससे हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो अगर बेटा आपके n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हो टोटल चार्ज, टोटल जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, NF के बराबर होगा। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और f क्या है, फैराडे, जो जिसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर है 96500 कूलम के बराबर। तो ये 1 फैराडे है, जितने नंबर ऑफ मोल्स फ्लो होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये v क्या है आपका, v होता है बेटा वोल्टेज, और वोल्टेज आपका क्या होता है, वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हो ई सेल से, ठीक है बेटा, ई सेल से। अब आपको पता है कि आपकी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब रिएक्शन आपकी खुद ब खुद हो रही है। इस सेल में कैसी रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मींस रिएक्शन आपकी खुद ब खुद हो रही है, खुद ब खुद हो रही है, वर्क डन तो हो रहा है बट वो रिएक्शन खुद हो रही है, ठीक है। तो खुद हो रही है इसका मतलब क्या है कि सिस्टम को आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, सिस्टम अपनी ही एनर्जी यूज कर रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे अगर हम वर्क डन लिखें तो वर्क डन आपका होगा NF
ई सेल। ठीक है बेटा, अगर आपको पता है कि आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो दैट मीन्स आपकी जब वर्क डन होगा आपका कुछ ना कुछ वो सेल वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेल के थ्रू आपके सर्किट में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से आपका जनरेट हो रहा है क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डेवलप होने के कारण आपका क्या हो रहा है, जो सेल की एनर्जी थी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी थी, जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? मैंने आपको बताया था, जो जी होता है, यहां लिख देती हूं, जो जी होता है बेटा वो क्या होता है, जी होता है आपकी सिस्टम की वो एनर्जी जो कि यूजफुल काम करने में यूज हो रही है, कोई भी यूजफुल काम करने में यूज हो रही है। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, दैट मीन्स वो वर्क किसके वजह से हो रहा है, वो सिस्टम की एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि अगर वर्क डन होगा, कुछ भी वर्क डन होगा तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। या इसका मतलब ये है कि सेल सिस्टम की ही एनर्जी यूज कर रहा है, दैट मीन्स आपकी डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब एनर्जी जो होगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो आप कह सकते हो वर्क डन जो होगा वो माइनस डेल्टा जी के बराबर होगा, डेल्टा जी के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि जो डेल्टा जी है, अब आपको पता है वर्क डन किसके बराबर है, NFE सेल के बराबर। तो आप माइनस डेल्टा जी को कैसे लिख सकते हो, माइनस डेल्टा जी को आप लिख सकते हो NFE सेल। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था कि आप कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, वहां पे क्या हो रहा था, सिस्टम अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रहा था, तो डेल्टा जी जितनी थी सिस्टम में वो उतनी की उतनी कंजर्व रहेगी। बट यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दैट मीन्स आपका सिस्टम खुद वर्क कर रहा है विदाउट कोई एक्सटर्नल इनपुट के, तो वो अपनी ही एनर्जी यूज करेगा। तो जब अपनी एनर्जी यूज करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वर्क जो होगा माइनस डेल्टा जी के बराबर होगा। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वर्क डन किसके बराबर है, NFE सेल के बराबर है। तो आप लिख सकते हो डेल्टा जी जो होगा वो NFE सेल के बराबर होगा, और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी जो डेल्टा जी की इक्वेशन हो जाएगी बेटा वो ये आ जाएगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब ये तो हो गया ई सेल, यानी कि अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, बट अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखे तो आप लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट, आपको पता है कि यहाँ ये कैपिटल जी कर लेते हैं हम। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि नॉट कहाँ लगाते हैं हम, जहां आपका क्या हो, स्टैंडर्ड कंडीशन हो। तो आप डेल्टा जी लिख सकते हो जब आपकी क्या है, आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू आपकी होगी माइनस NF, और जो ई सेल होगा वो भी आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको क्या निकालना हो, डेल्टा जी निकालना हो, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ई सेल की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ई सेल की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मैं कहूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऊपर नॉट लगा दिया। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये पहले बता दी थी। तो आप ई सेल यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो इक्वेशन है इजीली आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, बट आप नॉन स्टैंडर्ड अगर कंडीशन होगी तो ये जो ई सेल है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो नर्नेस ने ये दिमाग लगाया, ये सोचा कि इस ई सेल को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी देखी कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला ये है। तो उन्होंने क्या किया, इस गिब्स फ्री एनर्जी को उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सेल देखा तो उन्होंने ये देखा कि आपके जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से कुछ ना कुछ सेल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है,
कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उस सेल का, ठीक है, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रही हूँ, और उसके वजह से आपकी एनर्जी जो हो रही है, जिप्स एनर्जी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, इस जिप्स फ्री एनर्जी को रिलेट करके देखा थर्मोडायनेमिक्स से। क्यों रिलेट किया, क्योंकि उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में ही जिप्स फ्री एनर्जी पढ़ी थी। तो उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स से एक रिलेशन उठाया, जिप्स फ्री एनर्जी का एक रिलेशन उठाया और उसको कोरिलेट करके देखा ई सेल से। ठीक है बेटा, तो देखो तो बेटा उन्होंने ये एक रिलेशन निकाला थर्मोडायनेमिक्स से। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, जिप्स फ्री एनर्जी, ठीक है, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और डेल्टा जी आपका क्या है, जिप्स फ्री एनर्जी, या फिर मैं कहूं चेंज इन जिप्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। आर आपका क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। टी आपका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। आपका एल क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, लॉग टू द बेस ई आप कहते हो। और क्यू आपका क्या होता है, यहाँ पे क्यू जो होता है वो होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो कि हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ी थी, बट ये कैसे निकालते हैं मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है जिप्स, यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी चेंज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। आपकी डेल्टा जी नॉट क्या है, आपकी जिप्स फ्री एनर्जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, जिप्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है बेटा, आर आपका क्या है, आर आपको पता है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन होती है। उसके बाद टी आपका क्या है, टेम्परेचर है यहाँ पे। एल आपका क्या है, नेचुरल लॉग कहते हो, या फिर इसको लॉग टू द बेस ई कह सकते हो। और जो आपका क्यू है वो आपका क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो अब तक हमने पढ़ी थी कि डेल्टा जी की वैल्यू भी पढ़ ली थी, क्या थी जो इक्वेशन फर्स्ट थी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी पढ़ ली थी। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में रख दे तो आपका क्या निकलेगा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है बेटा, अब अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, किससे, डिवाइड बाय माइनस एन एफ से अगर आप डिवाइड करोगे तो माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ। ठीक है बेटा, तो यहां से आप देख सकते हो कि आपका क्या हो गया, एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। तो आप इसको अगर लिखो तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस, अब आप माइनस अगर यहां ले जाते हो तो आपका क्या होगा, ये प्लस हट जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। ठीक है बेटा, तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी है नर्नेस्ट इक्वेशन। मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी बट मैंने डिराइव इसलिए करवाया ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो। तो ये आपकी इक्वेशन जो है बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई भी किया है अंडर, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम 298 केल्विन ले, क्यों ले रहे हैं हम टेम्परेचर 298 केल्विन, मैं क्यों मॉडिफाई इक्वेशन बना रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वो भी 298 केल्विन पे ही पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन टेम्परेचर सेम ही रखा जाता है, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन की कंडीशन चेंज हो सकती है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जितने भी आते हैं ऑलमोस्ट
नॉट एवरी वन बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन 298 केल्विन पे ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 298 पे इसको कैलकुलेट कर ले ताकि हमारी कैलकुलेशन और ज्यादा हो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ई सेल जो होगा बेटा आपका, ई सेल, ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू 8.314 होती है। अगर हम सारी वैल्यूज रख दे, टी की हमने कितनी रखी, 298 केल्विन रखी है। एल को अगर हम क्या करें, अगर हमें एल को मैं यहां से रब कर देती हूं, तो बेटा अगर हम एल को, एल आपका क्या नेचुरल लॉग है, अगर हम उसको लॉग टू द बेस 10 कर दे तो क्या करते हैं हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.303 लॉग 10 क्यूब अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 96, अगर मैं यहां लिख देती हूँ 96500 मल्टीप्लाई बाय n। तो अगर हम देखें इसको, अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में करूं तो आप क्या करो बेटा, इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर लो कैलकुलेशन कैलकुलेटर की हिसाब से, या फिर वैसे इसको नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो यहां से मैंने एक सिंप्लीफाइड आपका फॉर्मूला निकाला है फॉर टेम्परेचर 298, सिर्फ 298 पे। जब क्वेश्चन में आपका नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना हो एट टेम्परेचर 298 केल्विन, तभी इस फॉर्मूले को यूज करना, वरना आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, ठीक है बेटा। तो आपकी जो वैल्यू निकली वो निकली ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 log to the base 10 क्यूब अपॉन n, ठीक है। तो ये आपकी हो गई मॉडिफाइड नर्नेस्ट इक्वेशन। किस टेम्परेचर पे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओनली एट द टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। अगर आपको 298 केल्विन दे रखा है तो आप ज्यादा सिंप्लीफाइड मॉडिफाइड नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हो, बट अगर आपका 298 से अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंट दे रखा है तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको यूज करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इससे न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड हो या नीट एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, इसके जो न्यूमेरिकल्स है बेटा आपको जरूर आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपका टेम्परेचर 298 से अलावा दे रखा है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आर की वैल्यू पुट करो, उसके बाद एल को कन्वर्ट करो log 10 में, और यहाँ पे NF लिखो बेटा। एन की वैल्यू वो तो आपके सेल पे डिपेंड करेगी कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो कर रहे हैं। फैराडे की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो ई सेल की वैल्यू, क्योंकि ई नॉट सेल आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। तो वहां से आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये सारी न्यूमेरिकल्स टर्म है, इनको आप रख के क्या बोलते हैं ई सेल यहाँ से निकाल सकते हो। तो एक और मैं आपको एडवांटेज बताऊं, या मैं कहूं कि नर्नेस्ट इक्वेशन की जो खास बात थी वो ये थी कि उस केस में उस इक्वेशन की हेल्प से आप नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल के लिए भी निकाल सकते हो और फुल सेल के लिए भी निकाल सकते हो। ये हम कैसे निकालते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।